चलो भाई करते हैं स्टार्ट। देखो क्या है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax इक्वल टू 0 है ना। तो कल हम लोगों ने बात करी थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप लोगों को बताया था ax इक्वल टू b को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है जिसमें m तो इक्वेशन है, n वेरिएबल्स हैं, उसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल टू कितना लिखाया था b, जहां पर a को हम लोग क्या बोल रहे थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और b को क्या बोल रहे थे, कांस्टेंट मैट्रिक्स, x को क्या बोल रहे थे, वेरिएबल मैट्रिक्स। फिर बताया था अगर इक्वल टू वाली जो मैट्रिक्स है b वो 0 हो जाती है तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। अब होमोजीनियस सिस्टम का बताया था हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, मतलब एक सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और वो सॉल्यूशन क्या था, जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब उससे आगे की बात करते हैं कि कब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, कब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब सॉल्यूशन यूनिक होगा और कब सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, मतलब, ठीक है। उसके लिए हमें ये एक रिजल्ट देखना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है सपोज वी हैव m इक्वेशन इन n अननोन्स। अननोन्स मतलब क्या होगा, वेरिएबल्स, ठीक है। इस अननोन्स का मतलब क्या है, वेरिएबल। मतलब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टोटल m इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स कितने हैं, n। उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद a मिलेगा, x मिलेगा, b मिलेगा, जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था। और बताया था a में कितनी रोज आएंगी, m तो रो आएंगी, और कॉलम कितने आएंगे, n। तो इसका मतलब उसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, m क्रॉस n। इसीलिए लिखा देन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स a विल बी ए m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स A है इसकी रैंक हम लोगों ने क्या मान ली, R, ठीक है। ये जो रैंक R है इसी के ऊपर सारी कहानी चलेगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि इफ R इज इक्वल्स टू n द इक्वेशन ax इक्वल टू 0 विल हैव ओनली 0 सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पर हमने लिखना चाहिए दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या, अगर ये जो मैट्रिक्स A है, ये जो मैट्रिक्स A है, अगर इसकी रैंक कितनी आती है, n आती है, मतलब जितने की वेरिएबल्स हैं, जितने अननोन्स हैं, उन्हीं के नंबर के इक्वल इस A की रैंक आ जाती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा और वो भी क्या होगा, 0 सॉल्यूशन। इतना ठीक है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि अगर R लेस देन n है, अगर R लेस देन n है, वी शैल have n minus r linearly independent solution and number of solutions will be infinite। मतलब अगर r less than n है तो इस केस में इस वाले सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, केस नंबर 3, अगर m इज लेस देन n है, मतलब ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कैसा है, कम है, देन ये हो गया, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू 0 विल बी इनफाइनाइट। तो इस केस में ये जो सिस्टम है ax इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना उससे बताऊंगा, ठीक है, जो बुक में नहीं है। हम वहां पर फ्री वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सब कुछ क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा, है ना। इसे लिखो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। देखो हम थोड़ा बुक से अलग करेंगे, है ना। ये सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं देखना जरा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होता है। इसमें दो मैट्रिक्स होती है, एक तो A और दूसरा B, दोनों को मिलाकर इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, अब देखो ये वाला कितना है, A 2 1 4, यहां कितना है -3 2 -1 1 -3 -2, और इस तरीके से 0 0 0। अब तुमने देखा इस 0 0 0 के से पहले ये कॉलन जो बनाया है हमने, सेमी कॉलन जो बनाया, इसे बनाने में टाइम लग रहा है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखते रहना, ये तो हमारा क्या है A, ये हमारा क्या है B, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे एशलन फॉर्म में, ठीक है, मतलब रैंक वगैरह निकालेंगे इसकी, ठीक है। इतना चलो देखो करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना।
R2 को इंटरचेंज किया R1 के साथ, तो क्या बना 1 2 -3, 2 -3 1, 4 -1 -2, और ये वाले कितने हो जाएंगे 0 0 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखना इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, तो R2 को बनाओ R2 - 2R1, और R3 को बनाओ R3 - 4R1। करना जरा कितना होगा, देखो 1 2 -3 और अगला वाला 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखना ये वाला हो जाएगा 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 4, इससे माइनस किया कितना हो गया -7, 2 से मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 6, इससे माइनस किया कितना हो गया 7, ये वाला 0, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 4, इससे माइनस किया 0, 4 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 8, इससे माइनस किया -9, इसमें करी 4 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 12, इससे माइनस किया 10, है ना, और ये वाला कितना आया 0। यहाँ तक ठीक है। अब इस वाली रो में देखो मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ 7 से, ठीक है। अब देखना क्या होगा, R2 को मैंने क्या लिखा, R2 इज -1/7 R2। करो जरा कितना होगा, जरा देखो ये बनेगा 1 2 -3, ये वाला 0 1 -1, ये वाला 0 -9 और 10, और ये वाला क्या हो जाएगा 0 0 0। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, इतना तो ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, इसकी हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं, बनाओ कैसे बनाएंगे बोलो। R3 को बनाया R3 + 9R2, रखो इसमें देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 2 -3 0 1 -1 0 0 और 1, और इधर वाले 0 ही रहेंगे, इन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। यहाँ तक ठीक है। अब देखना ये वाला इतना जो था ये क्या था A, ठीक है। तो अब ये बताओ रैंक ऑफ A कितना आया 3, ठीक है। N कितना था, N मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं x y z, कितने वेरिएबल हैं 3, तो दोनों इक्वल है, R और N क्या है इक्वल है। और मैंने बताया था अगर R और N इक्वल हो, पहले केस में क्या लिखाया था कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और वो भी क्या होगा 0 0 0। देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज x = 0 y = 0 और z = 0। यहां तक ठीक है। ये हो गया बुक वाले सिस्टम से। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, पाइवट एलिमेंट याद है, ठीक है, पाइवट एलिमेंट देखना है इसमें, ये पाइवट एलिमेंट है, ये पाइवट एलिमेंट है, ये पाइवट एलिमेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो क्या है। तो कितने पाइवट एलिमेंट आए इसमें 3। तो हम यहां पर एक तो A को कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं A को, और एक करते हैं ए बी को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, ठीक है। अगर मतलब इन दोनों के बारे में बात करेंगे, मतलब एक तो ए है और एक क्या है ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर इन दोनों की रैंक सेम होती है तो सिस्टम हमारा कैसा होता है कंसिस्टेंट, अदरवाइज कैसा होता है इनकंसिस्टेंट। एक बात समझ आई, ठीक है। इस बात को मैं लिख देता हूं यहां नोट पॉइंट डाल के, ठीक है, क्योंकि मैं इसी से करने वाला हूं, बुक वाले तरीके से नहीं करेंगे। नोट नंबर 1 देखो क्या है, फॉर सिस्टम ax = 0, ठीक है, ax = 0 और वी शुड राइट b, ठीक है। इफ रैंक ऑफ a = रैंक ऑफ ab, then system is consistent, system is consistent, सिस्टम कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये इक्वल ना हो तो सिस्टम कैसा होगा इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट।
इतनी बात समझ आई। दूसरा देखो, यहां पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे? 3। तो ये पहला वाला जो होता है ये होता है x के लिए, ये दूसरा वाला जो होता है ये होता है y के लिए, और ये तीसरा वाला जो होता है ये किसके लिए होता है? z के लिए। ऐसे ही अगर और वेरिएबल होते तो कॉलम आगे बढ़ते रहते। इतना ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक कंसेप्ट है फ्री वेरिएबल्स का। कौन से वेरिएबल्स का? फ्री वेरिएबल्स का। पाइवट एलिमेंट जानते हो? अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में पाइवट एलिमेंट ना हो, ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री वेरिएबल। जैसे यहां देखो, यहां पर x के लिए तो पाइवट एलिमेंट है, तो ये फ्री नहीं है। y के लिए भी पाइवट एलिमेंट है, ये भी फ्री नहीं है। z के लिए भी पाइवट एलिमेंट है, तो ये भी फ्री नहीं है। ठीक है। सपोज करो यहां पर हो जाता 0, तो अब तो यहां पाइवट एलिमेंट बचता ही नहीं, तो z वाला वेरिएबल हमारा कैसा हो जाता? फ्री वेरिएबल। समझे कुछ? ठीक है। तो मैंने क्या बताया? फ्री वेरिएबल। तो फ्री वेरिएबल कौन सा होता है बताना अभी? ठीक है, वेरिएबल whose corresponding column does not have a pivot element, जिसमें पाइवट एलिमेंट ना हो। इतना ठीक है। और अगर किसी सिस्टम में फ्री वेरिएबल आ जाता है और वो सिस्टम हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट मतलब उस वाले तरीके से, तो उस वाले सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आया वो समझ मैंने क्या बोला? अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है वो पता चलेगा नोट 1 से, और उसके अंदर फ्री वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये बात आई समझ? देखते हैं, देखो नोट नंबर 3, इफ ए कंसिस्टेंट सिस्टम ax is equals to 0 has a free variable, then this system will have infinitely many solutions. यहां तक समझे कुछ? ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने देखो यूनिक सॉल्यूशन का लिख दिया, मतलब कंसिस्टेंट का लिख दिया है ना, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का भी लिख दिया, ये भी कंसिस्टेंट में ही है। एक इनकंसिस्टेंट का कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई सॉल्यूशन मतलब किसी भी सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे? कब हमारा कोई भी सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट होगा? वो देखने का एकदम आसान तरीका देखो, या तो यहां देख लो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी कैसा होना चाहिए? अलग। ठीक है। या फिर यहां से देख लो, अगर किसी भी सिस्टम की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, जैसा ये है, इस तरीके से कोई रो मिल जाए कि इधर वाले सारे एलिमेंट तो 0, इधर आ जाए नॉन 0, तो वो कैसा रहेगा? इनकंसिस्टेंट। किस तरीके से लिखेंगे? नंबर 4 में, इफ ए बी कंटेन्स ए रो ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म की? 0 और सारे 0 और लास्ट वाला नॉन 0। ठीक है, ये बी नॉन 0 है। देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इस वाले केस में हमारा सिस्टम कैसा रहता है? इनकंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको लिखो। अब इसी से करेंगे हम सारे सॉल्यूशंस जो है। ठीक है, चलो भाई देखो क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखो जरा। अच्छा, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन बताएगा? बताओ। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो। 1 1, अरे इधर लिख लो ना। -3 2, अगला वाला 2 -1 2 -3 3 -2 1 -4 -4। ठीक है, मतलब समझ गया मैं, आ गया इतना ठीक है। चलो करो सॉल्व। अब देखना जरा, एशेलन फॉर्म में बनाते हैं। इसकी हेल्प से इन तीनों को 0 बनाओ, तो R2 को बनाना पड़ेगा बेटा R2 - 2R1, और R3 को क्या बनाना पड़ेगा?
R3 माइनस 3R1, इतना ठीक है। और R4 को कैसे बनाएंगे? R4 प्लस 4R1, बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो आया। देखो 1 1 माइनस 3 और 2, और अगला वाला 0। देखना जरा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया। देखते रहना, गड़बड़ हो गई दोबारा नहीं करूँगा, समझ रहे हो ना। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया -5, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 10, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, कितना हो गया? -10, 10 है ना। ये वाला 0, कौन सा वाला? ये वाला। क्यों माइनस कर रहे हैं ना, इससे इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। ये वाला 0 हो गया, ये वाला देखो 0, 4 को इसमें ऐड किया 5, और इसमें मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना हो गया? 12, 12 को इसमें ऐड किया, कितना आया? 15, फिर यहाँ पर करा 4 से मल्टीप्लाई 8, इसमें ऐड किया 9, और ये वाला कितना हो गया? 0। अब मुझे क्या दिख रहा है? ये वाले को मैं 1 बना सकता हूँ, है ना, तो मैंने इसको 1 बना लिया। R3 को क्या बनाया? 1/-5 R3, ठीक है, मतलब -5 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा देखना जरा? 1 1 -3 2, और ये वाला 0। अगला वाला 0 -3 8 -7, और अगला वाला 0 0 1 -2, और ये वाला 2, ये वाला 0, और ये वाला 0 5, और ये वाला कितना? -15 और 9, और ये वाला कितना हो गया? 0। अब ये जो 1 है, इस 1 से इन दोनों को 0 बनाया जा सकता है, इन दोनों को 0 बनाते हैं। देखो R2 को तो बना लिया, R2 प्लस 3R3, और R4 को क्या बनाया? R4 माइनस का 5R3। क्या बोल रहे थे सर? इसे क्यों? किसने कहा? इसे मैं इंटरचेंज करूंगा, इसे ऊपर ले जाऊंगा, इसे उठा के ऊपर ले जाने वाला हूं मैं भी, ये समझ गया थे। करो, देखो कितना होगा? ये वाला कितना होगा? 1 1, और फिर कितना? -3 2, और अगला वाला 0। अब देखना जरा, 0, ये वाला भी 0, 3 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया? -6, इसमें प्लस करा तो 2 बचा, 3 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया? 6, और इसमें ऐड किया तो कितना बचा? -1 बचा, और अगला वाला 0। R3 में कोई चेंज नहीं, तो 0 1 -2 +2, अगला वाला 0, ये वाला देखो 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करी, कितना है? 10, ठीक है, और 10 को इससे माइनस किया तो कितना हो गया? -25, ठीक है। यहाँ करी 5 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 10, इससे माइनस किया तो कितना बच गया? -1, और कितना हो गया? 0, ठीक है। अब मैं इसको उठा के ले जाता हूँ ऊपर, तो मैंने क्या किया देखना जरा ध्यान से, मैंने ये कर दिया, R2 को इंटरचेंज कर दिया किसके साथ? R3 के साथ, तो क्या बना? 1 1 -3 2, और ये कितना हो गया? 0, और ये 0 1 -2 +2 0, और 0 0 2, और ये कितना? -1, और ये कितना? 0 0 0 -25 -1, और ये कितना हो गया? 0। अब इसकी हेल्प से मैं इसे बनाने वाला हूँ 0। बना सकते हो? कैसे? बनाओ बनाओ, बोलो। देखो, अरे रुको तो सही, इसे क्यों बनाना? इसे बनाते हैं ना। R4 को ऐसा बनाओ ना, R4 प्लस, ठीक है, इसे 25 बनाना है, तभी तो ये 0 होगा। 25 कैसे बनेगा? 25/2, और कितना? R3। देखो क्या बनेगा? 1 1 -3 2, और फिर कितना? 0, ये हो जाएगा 0 1 -2 2 0 0 0, ठीक है, कितना बचा? 2 -1 0 0 0 0, और ये कितना बचेगा? देखो -1 प्लस 25/2 इंटू ये कितना है? -1, तो ये हो जाएगा -2 और 25 -27/2 -27/2, और ये हो गया 0। अब देखना ध्यान से देखना। अब ओके, पाइवट एलिमेंट देखूं कौन कौन से हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। क्या कोई फ्री वेरिएबल है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये x के लिए, y के लिए, z के लिए, w के लिए, सब के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उनमें पाइवट एलिमेंट है।
इसका मतलब कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है। फ्री वेरिएबल नहीं है इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो नहीं है। अब हमें देखना है सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन बचेगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो है ही नहीं, ठीक है। अब कंसिस्टेंट कैसे देखते हैं, पहले वाले से, ठीक है। अब देखो ए है सिर्फ इतना, कितनी रैंक है इसकी, जितने पाइवट एलिमेंट है 4। अब पूरे मैट्रिक्स में देखो, ये लाइन भूल जाओ, तो अब पूरी मैट्रिक्स में भी कितने पाइवट एलिमेंट है 4, तो दोनों की रैंक कैसी है, सेम। लिखेंगे क्या, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, thus system is consistent, system is consistent with no free variable, no free variable, ठीक है। no free variable है, इसका मतलब क्या है, so have unique solution। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। किसमें, वो मैंने बताया था ना, जैसा बुक में है उस तरीके से कर रहा हूँ उसे, इसे मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ इससे। इतना समझ आया ना। अब क्योंकि फ्री वेरिएबल नहीं है तो कैसा सॉल्यूशन होएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब सिर्फ इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन, और ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस में मैंने बताया था एक सॉल्यूशन तो हमेशा होता है, कौन सा वाला, 0 सॉल्यूशन। और ये बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब सिर्फ वही एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है, सारे वेरिएबल कितने होने चाहिए, 0। यही तो था ना, ये हो गया। चलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। सेम क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट दो अलग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से करने वाला हूँ, क्योंकि ये इजी है, यहाँ भी काम आएगा, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में भी काम आएगा, ठीक है। इसे लिखो, फिर एक करते हैं फ्री वेरिएबल वाला, लिखो जल्दी से। चलो भाई करें, ये क्वेश्चन है। चलो बताओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ इसकी। अरे मैं लिख तो लूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये भी रिकॉर्ड हो रही है। चलो ए बी, ठीक है, लिखो 1 2 3 2 3 4 7 13 19, और ये वाला 0 0 0। इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से नीचे वाला 0 बनाओ। देखो R2 को ऐसा बना लो, R2 माइनस 2 R1, और R3 को बनाओ R3 माइनस का 7 R1। देखो कितना होगा, 1 2 3, और ये वाला 0। अगला वाला 0, 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 4, इससे माइनस किया -1, 2 से मल्टीप्लाई करी, इससे माइनस किया -2, 0। 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया। इतना ठीक है। चलो अब देखो R3 को हम लोगों ने क्या बनाया, R3 माइनस R2, कितना बनेगा देखो 1 2 3 0 0 माइनस का 2 -1 0 0 0 0 0। अच्छी, इतना ठीक है। अब देखो जरा, ये हो गया 1, ये वाला कितना हो गया -1। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लास्ट वाले कॉलम को हटा दूं तो ये क्या बचा, ए की रैंक कितनी है बताना, 2। अब पूरी मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों रैंक इक्वल हो तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट। इतना तो ठीक है। चलो भाई यहां तक चीज समझ आई। क्या इसके अंदर फ्री वेरिएबल है, कौन सा फ्री वेरिएबल है, ये देखो x, ये वाला y, ये वाला कौन सा फ्री है, z फ्री है, ठीक है, ठीक है। इतना ठीक है। अब देखना जरा क्या लिखेंगे, देखो सिंस रैंक ऑफ a इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो गया। ऑल्सो z इज फ्री, है ना, z कैसा है, फ्री है। इसका मतलब क्या होगा, therefore number of solutions will be infinite, number of solution will be infinite। मतलब कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट। अब देखो ट्विस्ट क्या है,
तुम लोगों ने 12th में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना, उनमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता था, एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू आती थी, छोड़ देते थे, है ना। कुछ उसमें एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चन थे कि चेक करो सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो उसमें कुछ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाले भी थे, वो हम वहीं छोड़ देते, सॉल्व नहीं करते थे। अब सॉल्व करके देखेंगे कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखो जो जीरो वाली है उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करो, 0x, ठीक है, -1y -2z इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे वाला तो देखा नहीं, दूसरा वाला देखेंगे। समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूं, या फिर ऊपर से देखो, कभी गड़बड़ कर दो। देखो ये कितना है, x + 2y + 3z लिखा, x + 2y + 3z इक्वल टू कितना है, 0, इक्वल टू कितना है, 0। 0x लिखने का कोई फायदा नहीं, क्या बचेगा, -y -2z इक्वल टू 0, -2z इक्वल टू 0, और ये तो 0 है ही, इन्हें लिखने का कोई फायदा नहीं। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इनमें एक फ्री वेरिएबल था, कौन सा था, z, जो फ्री वेरिएबल है उसे मान लो c, क्या मान लो, c, तो मैंने लेट कर लिया z = c बिलोंगिंग टू r, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और बात ये आती है कि अगर एक से ज्यादा फ्री वेरिएबल होते तो क्या करते, हाँ वही बता रहा हूं, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि ये फ्री है। अगर एक से ज्यादा फ्री वेरिएबल होते तो क्या करता, सपोज करो y भी फ्री होता, z भी फ्री होता, तो y को मैं लेता c1 और z को क्या लेता, c2, इस तरीके से, समझ गए ना इतना। चलो अब इसको देखो, z की जो वैल्यू आई है इन दोनों में रखो तो कितना आएगा, देखो x = x, नीचे वाले में रखते हैं पहले, तो -y -2c इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2c आल्सो। ऊपर वाले में जाओ तो x + 2, y की वैल्यू कितनी है, -2c + 3, z के जगह c इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा c, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो आया x इक्वल टू c, y इक्वल टू कितना आया, -2c, और z इक्वल टू कितना आया, c, और c कहाँ से है, रियल नंबर से, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो c कहाँ से है, रियल नंबर से, मतलब जितनी c की वैल्यूज है उतने इसके सॉल्यूशन होंगे। अगर c के जगह 1 लिखोगे तो एक सॉल्यूशन तुम्हें क्या मिलेगा, 1 - 2 1, ठीक है। c के जगह 2 रख दिया, दूसरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2 - 4 2, इस तरीके से कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है।